तो हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में आज हम पढ़ेंगे कविता पाठ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कविता पाठ का ये पहला प्रश्न। यहाँ पर हम कविता पाठ का जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उन सबको रिवाइज करेंगे, ठीक है। फटाफट क्वेश्चन देखेंगे और फटाफट सभी का आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या दिया है, कह रहा है कविता क्या है। तो याद रखना इस बात को कि कविता एक छंद है। क्या है बाबू? तो एक छंद है। दूसरा प्रश्न है कि कविता पाठ के कवि का नाम क्या है। कविता पाठ के कवि का नाम क्या है? तब पढ़े होंगे, तब आपको पता होना चाहिए। कविता पाठ के कवि का नाम क्या है? भूषण जी। अगला प्रश्न है कि भूषण का जन्म कब हुआ था। तो बताइए जरा, कब हुआ था? 1613 ईस्वी के करीब। कब? 1613 ईस्वी के करीब। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि भूषण के पिता का नाम क्या था। भूषण जी के पिता का नाम क्या था बताइए। तो याद रखिएगा, रत्नाकर त्रिपाठी। रत्नाकर त्रिपाठी। अगला प्रश्न है कि कविता में किस रस की व्यंजना हुई है। तो याद रखिएगा, वीर रस की। किस रस की? वीर रस की। अगला प्रश्न है कि भूषण ने किस भाषा में रचना की है। तो ब्रज भाषा में। किस भाषा में? ब्रज भाषा में। ठीक है, चलिए अगला देखिए तो किस टाइप का प्रश्न दिया हुआ है। हाँ, अगला प्रश्न है कि भूषण के आश्रय देव कौन थे। आश्रय देव कौन थे? तो याद रखिएगा, शिवाजी और छत्रसाल। कौन? शिवाजी और छत्रसाल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 8 क्या दिया है कि भूषण रीतिकाल के किस धारा के कवि हुए। भूषण जी रीतिकाल के किस धारा के कवि हुए? तो याद रखिए इस बात को, रीतिबद्ध। चलिए, तो अगला प्रश्न दिया हुआ है कि परशुराम किस पर भारी पड़े हैं। तो इसका जवाब होगा सहस्त्राबाहु। क्या होगा? सहस्त्राबाहु। ठीक है, कितने प्रश्न हो गए बाबू? तो ये प्रश्न हो गए 9। चलिए आगे देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया है। तो दिया क्या है? तो दिया है कि शिवराज भूषण किसकी रचना है। शिवराज भूषण किसकी रचना है? तो खुद भूषण जी की। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भूषण ने वारी वाणिगृह की तुलना किससे की है। तो भाई शिवाजी से। किससे? शिवाजी से। अगला प्रश्न है कि भूषण का जन्म कहाँ हुआ था। तो याद रखिए इस बात को, तिकवापुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश। तिकवापुर एक जगह है जो कानपुर में पड़ता है, और कानपुर कहाँ पड़ता है बाबू बताओ? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 13 क्या दिया है, कौन सी रचना भूषण की नहीं है। तो याद रखिए बाबू, विनय पत्रिका। कौन सी रचना भूषण जी की नहीं है? तो विनय पत्रिका। 14 नंबर दिया है कि पवन किस पर भारी पड़ता है। तो मेघ पर। किस पर भारी पड़ता है? तो मेघ पर। अगला प्रश्न है कि कवि भूषण की उपाधि भूषण को किसने दी थी। भाई कवि भूषण की उपाधि जो है भूषण को किसने दी थी। तो याद रखिए, रुद्र शाह ने। किसने? रुद्र शाह ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या दिया है पढ़िए। दिया है कि शिवा वावनी के रचनाकार कौन हुए। शिवा वावनी के रचनाकार कौन हुए? तो भाई भूषण जी। ठीक है, 17 नंबर प्रश्न है कि द्रुम दंड पर कौन भारी पड़ता है। बताइए, धूम्र दंड पर कौन भारी पड़ता है? तो आग। कौन पड़ता है? आग। 18 नंबर है कि शंभु किस पर भारी पड़े हैं। तो भाई कामदेव पर। किस पर? कामदेव पर। ठीक है, कितने प्रश्न हो गए? 18। आइए आगे देखते हैं क्या दिया है। देखिए बाबू, यहाँ पर हम सभी प्रश्नों का उत्तर जो है डायरेक्ट देख रहे हैं, ठीक है, ताकि फटाफट हम रिवीजन कर सके। इसलिए विद्यार्थी कोई क्लास में कोई बकवास नहीं। अगला प्रश्न देखिए, दूसरे कविता में किसकी तलवार का वर्णन किया गया है। बताइए, दूसरे जो कविता पढ़े होंगे तो किसकी तलवार का वर्णन किया गया है। तो भाई छत्रसाल की। ठीक है, 20 नंबर है कि यम पर कौन भारी पड़ता है। तो यम पर भाई इंद्र भारी पड़ते हैं। कौन? इंद्र। 21 नंबर है कि छत्रसाल दशक किसकी रचना है। तो भाई भूषण जी की। किसकी रचना है? भूषण जी की। चलिए
चलिए आगे देखिए। तो अगला प्रश्न है कि दूसरे कवित्त में अंधकार की तुलना किससे की गई है? तो भाई हाथी से। अंधकार की तुलना किससे की गई है? तो हाथी से। 23वां प्रश्न है कि प्रथम कवित्त का काव्य गुण क्या है? तो ओज है। क्या है बाबू? ओज। 24वां प्रश्न है कि लगती लपकी कंठ बैरीन की नागिन सी नागनी सी में कौन सा अलंकार है? तो भाई इसमें उपमा का प्रयोग किया गया है। किसकी? उपमा का प्रयोग किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि द्वितीय छंद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है? तो भाई वीर रस की। किसकी? वीर रस की। अगला प्रश्न है कि तलवार दुश्मनों के गले में कैसे लिपटती है? तो नागिन की तरह। कैसे लिपटती है बाबू? तो नागिन की तरह। ठीक है। 27वां प्रश्न है कि भूषण किस काल के कवि हुए? तो रीति काल के। किस काल के? तो रीति काल के। चलिए कितने प्रश्न देखे अभी आपने? 27। आइए देखते हैं 27 के बाद 28 नंबर क्या पूछ रहा है, कैसा प्रश्न दिया है। देखिए दिया है कि तलवार म्यान से निकलने पर कैसे चमकती है? तलवार जो है अपनी म्यान से निकलने पर कैसी चमकती है? तो दिया है कि प्रलय काल के सूर्य की तरह। प्रलय काल के सूर्य की तरह। 29 नंबर है कि मुंडमाल अर्पित कर किसे रिझाने की बात की गई है, कही गई है? तो रुद्र को। किसको? रुद्र को। 30 नंबर देखिए, दुश्मनों की गर्दन काट कर किसे कलऊ देने की बात कही गई है? तो काली को। किसको? काली को। अगला प्रश्न है कि प्रथम कवित्त में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो भाई उपमा का। ठीक है। 32वां प्रश्न देखिए, कह रहा है कि रुद्र शाह कहाँ के राजा थे? तो चित्रकूट के। कहाँ के? चित्रकूट के। 33 नंबर देखिए, भूषण को किस रस का कवि माना जाता है? तो वीर रस का। ठीक है। चलिए 34 नंबर प्रश्न देखिए कि शिवा वावनी में कितने मुक्तकों का संकलन है? तो भाई 52। कितने? 52। अगला प्रश्न है कि छत्रसाल दशक में कितने छंदों का प्रयोग किया गया है? तो भाई 10। कितने? 10। 36 नंबर देखिए, चिंतामणि किनके भाई थे? तो भूषण जी के। किनके भाई थे? भूषण जी के। ठीक है। तो ये हो गए बाबू कवित्त पाठ से लगभग 36 प्रश्न। कैसे हैं सभी प्रश्न? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है। रिवाइज करके कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ये भी बात जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।